Hello students, how are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, today in this video I give you the explanation of chapter number 2. We are not afraid to die if we can all be together by Jordan Cook and Alan East. Students, this is the chapter about the journey of. In this chapter he describes his journey to explore the sea. इस स्टोरी में स्टूडेंट्स जो जुलाई 1976 में शुरू हुई थी, जिसमें मैरी, जॉनथन 6 साल का, उनकी बेटी सुजैन 7 साल की और जो ऑथर खुद प्लेमाउंट इंग्लैंड से रवाना हुए वे जो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा जो संसार की ये समुद्री यात्रा को दोहराना चाहते थे। लंबे समय तक जो ऑथर हैं मैरी और उनकी दोनों की ये इच्छा रही है कि वो इस तरह का समुद्री यात्रा कोई करें। तो 16 वर्षों से ये जो अपना लेजर टाइम था, जिनका आनंद का समय था, उस समय पर इन्होंने सिर्फ जो सी फेरिंग स्किल्स थी उसके बारे में सोचा। अब इनकी जो बोट थी, जिसका नाम उन्होंने वेव वॉकर रखा, जो 23 मीटर लंबी और 30 टन सुंदर लकड़ी की बनी हुई थी, जो समुद्री यात्रा के लिए बिल्कुल अनुकूल किया गया था जिसे। तो उन्हें इसमें महीनों लग गए थे उसे बनाने में, और जितना हो सकता था वो उसका पहले उसका का यूज उन्होंने जो सबसे खराब मौसम था उसमें किए थे। अब वो बताते हैं कि हमने अपने 1,05,000 किलोमीटर के 3 साल की जो इनकी योजनाबद्ध पूरी तैयारी थी यात्रा की, तो उसके फर्स्ट स्टेप को उन्होंने पश्चिमी तट मीन्स ईस्ट जो वेस्ट कोस्ट था अफ्रीका का, केप टाउन से, वहां से शुरू किया था। वहां से आगे बढ़ने के साथ उन्होंने अपने 2 और हेल्पिंग जो मैन थे उनको रखा था, जो थे अमेरिकन लैरी विजिल और स्विट्जरलैंड के हर्ब सेग्लॉस्को, जो कि भारतीय महासागर के सबसे खराब समुद्री तूफान का सामना करने के लिए उन्होंने उन्हें अपने साथ में लिया था। केप टाउन से निकलने के दूसरे दिन हमने समुद्री यात्रा तूफान का सामना करना शुरू किया। तो अगले कुछ वीक तक तो ये तूफान जो था वो चलता रहा। तूफान ने तो इतना परेशान नहीं किया, लेकिन जो लहरें थी जो 15 मीटर तक उठ रही थी, वो हमारे सामने एक जो डर था वो लेकर आ रही थी, क्योंकि वो बहुत खतरनाक थी। 25 दिसंबर तक हम केप टाउन पहुंच चुके थे, जो कि 3,500 किलोमीटर तक का सफर हमने पूरा कर लिया था। खराब मौसम के बावजूद भी हमने क्रिसमस का जो त्योहार था वो अच्छे से मनाया, और न्यू ईयर के टाइम तक भी वो जो मौसम था वो बहुत खराब रहा, लेकिन हमने सोचा कि ये जल्दी ही बदल जाएगा, लेकिन वो बदला, लेकिन खराब मौसम के रूप में। 2 जनवरी की सुबह लहरें जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, जाइजेंटिक हो गई। तो हम लोग एक छोटे पाल के सहारे आगे बढ़ रहे थे और 8 मील तक हम आगे बढ़े, लेकिन जैसी हमारी जो कश्ती थी वो लहरों के साथ ऊपर उठ रही थी, तो हमें ऐसा लगा कि हम चारों तरफ बस समुद्र को देख रहे हैं, और जो चीखती हुई लहरें थी वो हमारे कानों में दर्द पहुंचा रही थी। तो कश्ती को धीरे करने पर जो हमारा छोटा सा पाल है वो नीचे गिर गया, और उसे लंगर वाली रस्सी से बांध कर रखे थे। फिर भी सभी जो चित्र थे वो रस्सी से बंधे हुए थे, जिसमें हमारी जो लाइफ थी, जो हमारी लाइफ ड्रिल थी, जो वो उनके साथ जुड़े हुए जितने भी रक्षा बचाव जो रस्सियां थी, अटैच लाइफ लाइन्स, डॉन्ड हाउस, ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स, वो हमारा इंतजार कर रहे थे। तो हम ये सब पहनकर तैयार हो चुके थे। फिर अब ये विपत्ति आने का जिसे बोल सकते हैं कि पहला इशारा था कि शाम को 6 बजे वो जो टाइम था वो शुरू हुआ। हवा कुछ कम हुई और आकाश में, आसमान में बिल्कुल बादल से घिर गया। फिर उनका थंडरिंग शुरू हुआ, और एक ऐसा लगा कि एक बहुत ह्यूज क्लाउड जो है वो हमारे ऊपर आया, लेकिन वो हमने ये महसूस किया कि वो क्लाउड नहीं था, जबकि वो इतनी बड़ी लहर थी जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था। वो सीधे ऊपर की ओर थी, और वो लहरों से दुगनी और बहुत ही ज्यादा भयानक थी।
तो एक दहाड़ और गर्जन में बदल रही थी जो उसकी आवाज थी। तो जैसे ही जहाज का पिछला हिस्सा लहर के सामने आया तो एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि मैं उस पर बैठ गया हूँ, लेकिन उसी समय जहाज की छत पर एक भयंकर सा धमाका हुआ। हरे और सफेद प्रचंड धारा जहाज पर पड़ी और जो मेरा सिर था वो स्टीयरिंग से टकराकर चकनाचूर हो गया और ऐसे लगा जैसे मैं जहाज में तैर रहा हूँ, लहरों के नीचे डूब रहा हूँ। तो मैंने तो उसको एक्सेप्ट कर लिया था कि अब मैं अपनी डेथ की ओर आगे बढ़ रहा हूँ और मैं अनकॉन्शियस भी हो रहा था और उस समय पर मैं बहुत पीस अपने में महसूस कर रहा था। तो जिसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली मैंने अपना जब सिर पानी से ऊपर उठाया तो कुछ मीटर दूर हमारी कश्ती जो थी वो डूबने की कगार पर थी और उसका जो मास्ट था वो लगभग समतल हो गया था, हॉरिजॉन्टल हो गया था। तभी एक फिर से लहर आई और उसने जो मेरा जैकेट था उसके कारण वो तन गया। तो मैं झपट कर जो गार्ड रेल थी उसको पकड़कर मैंने कश्ती के ऊपर डंडे को पकड़ा, जिससे मैं बाद में आने वाली लहरों से जो मुझे देख के ऊपर उठा दिया था तो उसमें कोई एक कपड़े का चिथड़ा जो था वो पानी में तैर रहा हूँ मैं, ऐसा लग रहा था। क्योंकि मैंने ये पाया कि जो मेरी लेफ्ट रिब्स थी वो टूट चुकी थी, मेरा जो मुंह था वो खून से भर गया था और किसी भी तरह मैं स्टीयरिंग को मैंने खोजने की कोशिश की और जहाज के पिछले हिस्से में आने वाली लहर से बचने का उपाय करने लगा। सब तरफ पानी पानी नजर आ रहा था। तो मैंने ऐसा फील किया कि जहाज के नीचे से पानी जो है वो अंदर आ रहा है, लेकिन मैंने स्टीयरिंग को छोड़ने की हिम्मत नहीं की। अब आगे मैं सर्च करना चाहता था, लेकिन जहाज का जो ऊपर का दरवाजा था खुल गया और जो मैरी थी वो वापस आई वहां कर वो बताती कि हम लोग डूब रहे हैं और वो चीख रही थी कि जो जहाज का ऊपरी का हिस्सा है वो टूट गया है और हम लोग पूरी तरह पानी में थे। तो मैंने उसको चिल्लाते हुए कहा कि तुम आओ और स्टीयरिंग को संभालो। लैरी और हर्ब जो थे वो पागलों की तरह पानी को बाहर निकाल रहे थे। टूटी हुई लकड़ियां उल्टे सीधे तरीके से लटक रहे थे। तो पूरा जो साउथ का जो हिस्सा था वो अंदर से फूला हुआ था। कपड़े, क्रॉकरी, चाट, टिन और खिलौने जो सभी थे वो पानी में शोर करते हुए बह रहे थे। तो मैं आधा तैरकर और आधा रेंगते हुए बच्चों के कैबिन में पहुंचा। तो वहां पर जाके पूछा कि तुम लोग ठीक हो? तो वहां से जवाब आया कि सिर्फ मेरे सिर में थोड़ी सी चोट लगी है। सू ने अपना सिर दिखाते हुए इशारा किया और अब मेरे पास उस समय उसके सूजे हुए सिर की चिंता करने का समय नहीं था। तो मैंने हथौड़ा, स्क्रू और मोटा कपड़ा ढूंढने के बाद मैं फिर से जहाज के ऊपरी हिस्से पर गया और जो दाहिना हिस्सा खुला होने की वजह से उसमें पानी घुस रहा था उसको मैंने मरम्मत करने की कोशिश की, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो फिर हम पूरी तरीके से सिंक हो जाएंगे, उसमें डूब जाएंगे। फिर किसी तरह से मैंने कैनवास को फैलाने में मैं सक्सेसफुल हुआ और उन छेदों को बंद कर दिया और सुरक्षित किया। अब कुछ पानी जो था वो नीचे से आ रहा था, लेकिन जो ज्यादा पानी था वो बगल से हट गया था। अब बाकी परेशानी तब हुई जब हमारा जो हैंड पंप था उसमें कचरा फंस गया था और बिजली वाला पंप भी खराब हो गया था। अब पानी की तेजी से वेव वॉकर बढ़ रहा था। अब जहाज की डेक पर मैंने पाया कि दो पंप अलग से बड़े जो कैबिन के स्पेयर पंप्स थे वो रेंज्ड ओवरबोर्ड में रखे हुए थे, छोटे पाल और छोटी खुली किश्तियों के साथ। फिर मुझको याद आया कि एक मेरे पास एक बिजली वाला पंप अंदर भी है, चार्ट रूम में रखा हुआ है। तो उसमें मैंने पाइप लगाकर उसको बाहर निकाला। तो ये अच्छा था कि वो पंप जो था वो काम कर रहा था। अब वो जो रात थी वो बहुत ज्यादा ठंड वाली थी, क्योंकि पानी में घसीटते हुए हमने बीती थी और कहीं से भी जो हेल्प थी वो मिलने का सिग्नल नहीं मिल रहा था। तो इस वीरान और सुनसान जगह पर वो आश्चर्य से कम नहीं था। अब सू के माथे पर बहुत बड़ा सा एक गुमड़ा निकल आया था और उसकी दो बड़ी बड़ी जो आंखें थी वो मतलब आंखें जो थी वो बहुत बड़ी हो गई थी और उसके एक हाथ में भी एक गहरा कट लगा था। अब उससे पूछा हमने कि तुमने उसको पहले क्यों नहीं बताया? तो बोली मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आप हम सबको बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब 3 जनवरी की सुबह पंपों से पानी निकालकर पानी के लेवल को कम कर दिया गया। अब जो थोड़ा स्थिति थी वो कंट्रोल में थी और पंप को भी 2 घंटों के लिए कम से कम रेस्ट की जरूरत थी, लेकिन अभी भी कहीं से भयंकर रूप से पानी अंदर आ रहा था और उसको देखने के बाद पता चला कि हमारे जो किश्ती थी उसके नीचे की लकड़ी का फ्रेम जो था वो टूटा हुआ था।
और रियल में जो उसका दाहिना हिस्सा था वो किसी के सहारे नहीं था और कुछ अलमारियों में बटा हुआ था। अब हम 15 घंटों तक जीवित रहे उन लहरों से टकराने के बाद, लेकिन वेव वॉकर जो था वो हमारे द्वारा ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक इकट्ठा नहीं रह सकता था। हमने चोटों की जांच की और हिसाब लगाया कि जो 2 छोटे टापू पूर्व में हैं, ईस्ट में, वो कुछ सैकड़ों किलोमीटर दूर थे। तो उनमें से एक ली एम्स्टर्डम फ्रांस का एक वैज्ञानिक अड्डा था, जिसमें एकमात्र लक्ष्य था कि हम अगर वहां पहुंच जाएंगे तो एक उम्मीद थी कि हम इस विशाल समुद्र में आगे बढ़ने की और छोटे छोटे जो उसमें पॉइंट्स हो गए थे, होल्स हो गए थे, उनको ठीक करने के लिए हमें टाइम मिल सकता था। तो अब लेकिन ये था कि रियलिटी में हमारे आगे बढ़ने की जो पॉसिबिलिटी थी वो बहुत कम थी, क्योंकि जो इतनी वेव जो थी वो इतनी तेज थी कि उन्होंने हमारे इंजन को काम करने से बंद कर दिया था। 4 जनवरी को लगभग 36 घंटे लगातार पानी निकलने के बाद हम कुछ सेंटीमीटर पानी तक पहुंच गए थे। तो अब ये था कि हमारे अंदर आने वाली जो पानी की गति के साथ चलना था हमें। तो इसमें जो वेव जो हमने जो मेन मास्ट था उसमें हम कोई पाल नहीं लगा सकते थे, तो मास्ट को हमने सहारा देने वाली रस्सी पर दबाव पड़ने से किश्ती को खोल कर दिया, क्योंकि उसको खराब कर सकता था। फिर हमने पाल को लहरा दिया और उस जगह मुड़ गए जहाँ हमने सोचा था टापू होंगे। उसी समय मैरी को 2 बिस्किट का पैकेट मिला और थोड़ा सा गाय का मांस मिला, जिसको खाकर हमने 2 दिन हमने पहली बार खाया था। लेकिन हमारे जो आराम करने का टाइम था वो बहुत कम था। 4 बजे शाम से जो काले बादल थे वो आ गए और एक ही घंटे में जो एयर थी वो 40 समुद्री मील तक हमारे पीछे तो पहुंच गई थी। समुद्र ऊपर उठ रहा था और सारी रात मौसम खराब रहा और 5 जनवरी सुबह तक जो हालत थी हमारी वो और ज्यादा खराब हो चुकी थी। जब मैंने बच्चों को कंफर्ट देने की कोशिश करने के लिए अंदर गया तो जॉन ने मुझसे पूछा कि क्या हम मरने वाले हैं। तो मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि नहीं, हम लोग सफल होंगे। तो उसने आगे बोला कि हम मरने से नहीं डरते, या अगर हम लोग सब साथ हैं, आप मम्मी, सू और मैं, तो हमें मरने से डर नहीं लगता। तो मेरे पास उसको जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं थे, लेकिन बच्चों के कैबिन को छोड़कर मैंने समुद्र से लड़ने का निश्चय किया था। तो किश्ती कमजोर हिस्से में आने वाली लहरों को बचाने के लिए सही वाले हिस्से पर चीजों को उछालकर डाल दिया। इसके लिए मैंने काम चलाऊ लंगर का प्रयोग किया था। तो जो भारी नायलॉन की रस्सी थी जो 22 मीटर पैराफिन के प्लास्टिक की नली से बनी हुई थी। उस दिन शाम को मैरी और मैं एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे थे और जैसे जैसे जो हमारी बोट थी वो आगे बढ़ रही थी तो ज्यादा से ज्यादा पानी लकड़ी के छेदों में घुस रहा था और हम लोग ने ये महसूस किया कि अब जो है हमारा जो एंड है वो एकदम पास में है। लेकिन जो हमारा वेव वॉकर तूफान से बाहर आया तो 6 जनवरी की सुबह तक हवा ढल चुकी थी, हवा जो थी वो रुक चुकी थी। मैंने अपने हिसाब से दूरी नापने वाले जो इंस्ट्रूमेंट था उसकी खोज की और चार्ट रूम में वापस आकर मैंने जो हवा का टेम्परेचर था, स्पीड थी, उसको टेस्ट किया। तो मैंने ये पाया कि अब जो हवा का जो दिशा थी उसमें कुछ चेंज आया है और जो धारा की लहरें हैं उनकी भी उनको कोशिश की पढ़ने की। तो उसके लिए ये समझ में कि लगभग 1,50,000 किलोमीटर की क्षेत्र में थे वो लोग और वहां से 65 किलोमीटर चौड़े महाद्वीप को देख रहे थे। तो जब मैं सोच रहा था कि सू दर्द में कराते हुए मेरे पास आई और उसके सिर का जो बायां हिस्सा था वो बहुत फूला हुआ था और उसकी आंखें जो थी वो काली हो चुकी थी, काली होती जा रही थी। उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। उसके सामने उसने मेरा और मैरी का एक चित्र बनाया था, ह्यूमर का चित्र बनाया था जिस पर लिखा था कि यहाँ पर कुछ मजाकिया लोग रहते हैं, क्या वे आपको हंसा पाए। तो उसको देखकर मैं बहुत हंसा। उसके अंदर एक और संदेश था कि मैं आप लोगों से कितना प्यार करती हूँ, इसलिए ये कार्ड आपको थैंक यू के लिए बनाया और हम अच्छे की उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। अब मैंने ये अपने हिसाब से दोबारा उसको कैलकुलेशन की और उसने
हमने अपनी जो उनका डिग्री चेक करने का जो उनका इंस्ट्रूमेंट था, उससे उन्होंने पाया कि जो पश्चिमी लहरों का प्रभाव का अनुमान लगाना शुरू किया, जो कि हिंद महासागर से आ रहा था। अब लगभग 2 बजे के ऊपर मैं ऊपर गया और मैरी से कहा कि 180 डिग्री की दिशा में जहाज को ले जाए। अगर हम भाग्यशाली हुए तो हमें विश्वास है कि हम शाम को 5 बजे तक महाद्वीप को देख लेंगे। फिर से बहुत भारी हाट से मैं नीचे आया और अपने सोने वाले कमरे में चला गया, और वहाँ ऐसा मैं सो गया कि मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं उठा तो शाम के 6 बजे थे और अंधेरा हो रहा था, और मैं समझ गया कि मैं द्वीप से दूर निकल गया था और इस पश्चिमी की हवा के वापस आने की उम्मीद भी नहीं कर सकता था। उसी समय एक अस्त-व्यस्त चेहरा मेरे रूम में आया और उसने मुझे गले लगाते हुए जोनाथन ने कहा, और उसके ठीक पीछे सू थी। मैंने उसको गले लगाना चाहा, क्योंकि इस दुनिया में सबसे अच्छे पिताजी आप हैं और सबसे अच्छे कैप्टन भी मेरे। ऐसा किसने कहा? शू ने कहा। तो आज नहीं जॉन, मुझे डर है। तो बोले कि जॉन आज ये ऐसा नहीं बोलो, क्योंकि मुझे ऐसा डर है। तो क्यों? आप जरूर हैं। तो शू ने इस वर्ड को बहुत अच्छे से कहा, क्योंकि आपने आइलैंड को खोज निकाला है। तो मैं खुशी से चिल्लाया कि क्या? बोले ये हमारे सामने है। दोनों एक साथ बोले, और वो एक बहुत बड़ा बैटलशिप जो था, युद्ध पोत जैसा होता है ना, वैसा ऐसा लगा था। तो मैं ऊपर दौड़कर गया और विश्वास के साथ कि ली एम्स्टरडैम का किनारा दिखा। तो एक उजड़ा सा ज्वालामुखी पर्वत जैसा था, और उस पर बहुत कम जो थे वो वेजिटेशन बहुत कम था वहाँ पर, और उस पर बहुत कम जो थे वो थे, लेकिन तब भी वो विश्व का सबसे सुंदर आइलैंड लग रहा था। हमने अब वहाँ पर एंकर डाल दिया, और दूसरे दिन सुबह द्वीप में रहने वाले जो 28 जो इनहैबिटेंट्स थे वो बहुत खुश थे। हमें तट से दूर रहने में मदद की उन्होंने। मेरे पैर के नीचे जमीन पाकर मेरे विचार लैरी और हर्बी के लिए खुशी के थे, जो इस इतने भयानक जो तनाव वाली स्थिति में उम्मीद के थे, और मैरी के लिए भी जो थे, वो जो कंटिन्यूअस जो उसने पूरे आवर्स जो थे वो व्हील पर बिताए थे, ऐसे क्रूशियल आवर्स। फिर उसके अलावा जो मेरी 7 साल की लड़की सुजैन के बारे में सोचा, जिस पर चोट लगी थी और उसने हमें चिंता नहीं करने दी, और 6 साल के बेटे जो मरने से नहीं डरता था। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एडवेंचर ऑफ द गॉर्डन कोक एंड एलन ईस्ट, and here in their experience we learn about that if we want to do something in any circumstances, so we can do it. अगर हम कुछ करना चाहते हैं, अगर हमारे अंदर हमारा डिटर्मिनेशन मजबूत होता है, तो हम किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। So students, this is the story. We are not afraid to die if we can all be together. So you have to read this chapter and try to find how adventurous their journey